खबरों को विस्तार से देखते हैं। माफिया अतीक अहमद का साबरमती टू प्रयागराज का सफर शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस अतीक को साबरमती जेल से लेकर निकल पड़ी है। उधर योगी की पुलिस देखकर अतीक की हालत खराब हो गई है। उसे अपनी जान का डर सताने लगा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज जेल के सफर की शुरुआत हो चुकी है। यूपी में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद को लेकर योगी की पुलिस सड़क के रास्ते निकल चुकी है। साबरमती से प्रयागराज तक का रास्ता करीब 1250 किलोमीटर लंबा है, जिसे पूरा करने में करीब 24 घंटे का वक्त लग सकता है। जानकारी के मुताबिक 2 प्रिजन वैन के साथ करीब 45 पुलिस वालों की टीम अतीक को लेकर प्रयागराज जा रही है। खबर है कि उमेश पाल हत्याकांड केस में पुलिस 28 मार्च को अतीक को कोर्ट में पेश करेगी। माफिया अतीक अहमद न सिर्फ पूर्व सांसद रह चुका है, बल्कि कभी यूपी में इसकी तूती बोलती थी। लेकिन अब आलम यह है कि योगी पुलिस को सामने देखकर अतीक की हालत खराब है। उसे अपनी जान का डर सता रहा है। अतीक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? उनका प्रोग्राम मालूम है, उनका प्रोग्राम मालूम है, उनका प्रोग्राम मालूम है। क्या है? क्या लग रहा है आपको? अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाने के मामले में यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने न्यूज 18 से कहा कि हम अपराधी को अपराधी के तौर पर देखते हैं। हमारे लिए वो बस एक गैंग का प्रमुख है। उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड्स में अपराधी का एक गैंग होता है, गैंग का पंजीकरण होता है। हम अपराधी को केवल अपराधी के रूप में देखते हैं। हमारे लिए वो एक इंटरस्टेट गैंग का क्रिमिनल है, इंटरस्टेट गैंग का वो प्रमुख है। इतना मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस जब जिसको चाहे अरेस्ट कर सकती है, जब जिसको चाहे कानून के कटघरे में खड़ा कर सकती है। ये हो सकता हो कि हमारी रणनीति का हिस्सा हो कि किसको कब गिरफ्तार करना है, कब जेल में पहुंचाना है। अतीक अहमद के खिलाफ 250 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उसके गैंग में 121 मेंबर एक्टिव हैं। हत्या के 17 केस भी अतीक के खिलाफ दर्ज हैं। फिलहाल कोर्ट में 53 केस चल रहे हैं। पुलिस ने उसके 16 रिश्तेदारों की कुंडली भी तैयार की है। अतीक की पत्नी और बेटे भी हत्या के आरोपी हैं। 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक सहित तमाम आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद को प्रयागराज जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसके सेल में सीसीटीवी कैमरा होंगे, जिसकी 24 घंटे निगरानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 अहमदाबाद। बढ़ते आगे, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार के बाद भोपाल बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब की बार 200 पार का नारा बुलंद कर दिया। जी हां, सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने टारगेट फिक्स कर लिया है। विधानसभा में 200 से ज्यादा सीटें और लोकसभा चुनाव में सूबे की पूरी 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के बड़े संकल्प के साथ बीजेपी ने 51% वोट परसेंट हासिल करने का लक्ष्य भी तय किया है। कमलनाथ के गढ़ की घेराबंदी के साथ ही बीजेपी ने महाविजय अभियान का बिगुल फूंक दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में हुंकार भरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में महाविजय का बिगुल फूंक दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार ऐसी जीत दर्ज करना चाहती है जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। बीजेपी के महाविजय अभियान का टारगेट है विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें हासिल करना। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के कुल 230 विधानसभा सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा दिया। इतना ही नहीं, 51% वोट परसेंट हासिल करने का भी लक्ष्य पार्टी ने रखा है। विशेष करके कार्यालय का उद्घाटन का कार्य, भूमि पूजन का कार्यक्रम है।
और फिर कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। इसलिए विशेष रूप से तो बहुत सी बातें मैं वहां करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने इतनी उत्साह से ये संदेश मेरे स्वागत में दिया है, तो इसको लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए 200 पार करना है, ये लक्ष्य को ठानना है। बीजेपी का टारगेट सिर्फ मध्य प्रदेश में 200 प्लस सीटें हासिल करने का नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सभी 29 संसदीय सीटें जीतना भी है। भोपाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिर्फ विधानसभा चुनाव में ही नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर शाम से लोकसभा चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसके लिए हम सब परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। हम क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं और सुनने हमारी लाडली बहनें भी आई है। हमारी लाडली बहनों का भी स्वागत। जैसी होता है आपकी लाडली बहना योजना, अरे कौन सरकार चलती है, तो आइए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार मैं फिर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूँ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि कार्यकर्ताओं की ताकत की बदौलत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी 2024-2023 में भी जो अपने कार्यकर्ताओं की ताकत है, हमारे बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 के माध्यम से जो बूथ सशक्तिकरण का अभियान लिया है, ये सबका फोकस है। और इस दिशा में ऐसा मानता हूँ कि हम देश के अंदर और प्रदेश के अंदर 2024-2023 में इतिहास बनाएंगे। छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा के बाद भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा इस बात का संकेत है कि बीजेपी ने कमर कस ली है और कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। क्या तर्क देंगे कि बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में? इसका क्या तर्क है? इसका तो ये है कि हम नाकारा थे, हम सरकार में थे लेकिन हमने काम नहीं करा। भ्रष्टाचार से भरे हुए इतने मुद्दे आए हैं, उस पे जवाब देना चाहिए था कि हमने करा, आगे नहीं करेंगे। किसानों का बुरा हाल है, अभी ओला पड़ा, बारिश में किसान परेशान रहे, इतने दिन से उनकी मांग थी, आपने क्या दिया उनको? भोपाल में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के दौरान जेपी नड्डा ने 200 पार का टारगेट फिक्स कर दिया है। चुनावी रणनीति को हाईटेक तरीके से अमल में लाने के लिए भोपाल में बीजेपी के नए और आधुनिक दफ्तर का भूमि पूजन भी नड्डा ने कर दिया है। करीब 50,000 वर्ग फीट में बीजेपी 10 मंजिला दफ्तर बनेगा। ये इतना बड़ा और भव्य होगा कि इसकी छत पर हेलीपैड तक मौजूद रहेगा। जाहिर है 2023 और 24 के सियासी संग्राम की पूरी तैयारी हो चुकी है। जितेंद्र शर्मा के साथ वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला भी तेज हो गया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय खेमे की नेता मोना सुस्तानी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, बीजेपी का दामन थाम लिया। मोना के अलावा बीएसपी नेता उषा चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी से निष्कासित चल रहे प्रीतम लोधी की भी वापसी हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर तेज हो गया है। पिछले चुनाव में राजगढ़ सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार मोना सुस्तानी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भोपाल बीजेपी दफ्तर में मोना सुस्तानी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सहित बड़े बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। मोना सुस्तानी के अलावा बीएसपी से विधायक रही उषा चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। उषा चौधरी विंध्य से आती हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी में उनके शामिल होने से विंध्य में पार्टी को मजबूती मिलेगी। इन दो नेताओं के अलावा विवादित बयान के मामले में पार्टी से निष्कासित किए गए नेता प्रीतम लोधी की भी वापसी हो गई है। उधर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। अगर कोई अपना निजी मकसद के साथ जाना चाहता है तो उसमें पार्टी क्या कर सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कहा कि दल बदल वालों की इज्जत नहीं होती। जो विधायक हमारे 100 विधायक हैं, आप बताइए, सब लोग खड़े हैं कांग्रेस के साथ। हमारे इतने नेता हैं,
तो ये आप गिनती एक की कर रहे हो। यही दल बदलने वाले जो नेता हैं, पहले आपके 22 आप चले खुद गए। ही दल बदल कह रहे हो, तो दल बदल वालों की कोई इज्जत होती है? कोई इज्जत है उनकी? जो आदमी कट्टर होता है उसकी इज्जत होती है, दल बदल वालों की इज्जत नहीं होती। मोना सुस्तानी को दिग्विजय खेमे का माना जाता है। कांग्रेस में कई पदों पर रह चुकी मोना सुस्तानी राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बाल विवाह और नाथरा कुप्रथा को लेकर बड़े स्तर पर अवेयरनेस अभियान चलाती हैं। कांग्रेस छोड़ने के पीछे मोना सुस्तानी की दलील है कि पार्टी में उनकी क्षमताओं को इस्तेमाल नहीं हो रहा और काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा। बहरहाल चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस खेमे में सेंध लगाई है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में कांग्रेस ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में तो बढ़ चढ़कर विरोध दिखाई दिया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। मानहानि केस में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा की वजह से लोकसभा सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। राहुल की सदस्यता खत्म करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की रणनीति के तहत कांग्रेस ने देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जमकर विरोध जताया। ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सत्याग्रह पर बैठ गए। वहीं बिलासपुर और कोंडागांव सहित कई जिलों में कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने राहुल की सदस्यता रद्द होने को दुर्भाग्यजनक करार दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। हिंदुस्तान की राजनीति में इस प्रकार का कृत्य को, इस प्रकार का क्रियाकलाप को कोई स्थान नहीं। गांधी जी के देश में जहां सभी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से अवसर दिया गया है और विपक्ष को भी बोलने का अधिकार है, वैचारिक स्वतंत्रता है, वैचारिक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और कोई किसी के अधिकार को छीने। चुनाव इसीलिए तो जो जीत करके जाते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, कि अपनी बात को कहें, क्षेत्र की बात को कहें, देश और प्रदेश की बात को कहें। अगर कहने में ही रोक लगा दे, संसद में ना बोलने दे, विधानसभा में ना बोलने दे किसी को, और बोले तो उनका माइक बंद कर दे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गांधी जी ने इस देश को इसीलिए आजाद थोड़ा न कराया था। राहुल के समर्थन में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज है, उसे पता नहीं कि वो किस बात का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों पूरे देश के अंदर में अशांति फैला रहे हैं। भाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, 2 साल की सजा दिया। सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा को सस्पेंड किया था और राहुल को जमानत दे दी थी, लेकिन सजा के बाद लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर राहुल को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो 8 साल तक चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। ग्वालियर में शनिवार से महिलाओं की अनोखी फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। गोल इन साड़ी पर थी और आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में महिलाएं साड़ी पहनकर मैदान में उतरी। महिलाओं ने मैदान में दमदार खेल दिखाया और जोरदार गोल भी दागे। ये नजारा ग्वालियर के MLB ग्राउंड का है। यहाँ महिलाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि इस फुटबॉल मैच की थीम है गोल इन साड़ी। जी हाँ, फुटबॉल मैच तो आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन साड़ी में महिलाओं को फुटबॉल खेलते शायद ही देखा होगा। इन महिलाओं का जज्बा किसी बड़े खिलाड़ी से कम नहीं है। करीब आधे घंटे के इस मैच में महिलाओं ने साड़ी में फुटबॉल खेलकर अपना दमखम दिखाया।
इस अनोखे मैच का आयोजन ग्वालियर निगम द्वारा किया गया। 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है और इसका ट्विस्ट जो है वो ये है कि गोल इन साड़ी, मतलब महिलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि महिलाएं साड़ी घर में पहनती हैं और जो साड़ी के पहनने वाली महिलाएं होती हैं वो बाहर निकल के कुछ भी नहीं कर पाती हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए जीता जागता उदाहरण है कि जो घरेलू महिलाएं हैं वो फ्लोर पर आके कितने शानदार तरीके से फुटबॉल खेल रही है। और साड़ी में फुटबॉल खेलना वाकई में कोई ईजी टास्क नहीं है। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस टास्क को अंजाम दिया है और 100 महिलाएं, 100 प्रतिभागी फुटबॉल टूर्नामेंट में यहाँ फुटबॉल के ग्राउंड में हैं। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 3 मैच हुए, जिसमें पिंक, ब्लू और ऑरेंज टीमों ने शानदार जीत दर्ज की। पिंक पैंथर ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पहला मैच जीता और दूसरे मैच में ब्लू क्वीन टीम ने अपना कमाल दिखाया। का मैच बहुत अच्छा था। उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि गोल करना है, जीतना है और साड़ी में भी सब पे भारी पड़ना है। हमारी टीम में अच्छा कोऑर्डिनेशन था, जिसके कारण हमारी पूरी टीम साड़ी पहनने के बावजूद भी गोल कर पाई। एक नारी साड़ी में भी सब पे भारी है और आज दिखा दिया हमारी महिला इस अनोखे टूर्नामेंट में 25 साल से लेकर 72 साल तक की महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने एक बार फिर साबित किया कि सिर्फ चूल्हा चौका ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में वे दमदार हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इसी के साथ नमस्कार।